अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नादरीन, हुकूमत की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुतज़ाद बयानात जो हैं वो सामने आते रहे। हुकूमती अराकीन जो हैं वो बाज़ अराकीन ये कहते रहे कि आज जुमे के रोज़ जो है वो अहम कानून साजी होने जा रही है, जबकि कुछ अराकीन ने उसके बरक्स जो बयानात हैं वो दिए। लेकिन आज के कौमी असम्बली के इजलास या सेनेट के इजलास में ऐसी कोई कानून साजी जो है ख़ास तौर पर जो 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से कहा जा रहा था वो हमें नज़र नहीं आई। और कई अहम जो कौमी असम्बली के रहनुमा जो MNAs हैं, जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पर जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं और इवन नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, वो भी हमें कौमी असम्बली में नज़र नहीं आए। तो हुकूमत ने जो ख़ास तौर पर जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल ये कहा था कि कौमी असम्बली में आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि पेश किया जाएगा, वो भी पेश नहीं हुआ। अलबत्ता ये पेशरफ ज़रूर हुई है कि सेनेट की जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी है, उस कमेटी ने जजेस की तादाद 25 करने के हवाले से जो बिल है उसकी मंजूरी दे दी है। 26वीं आइनी तरमीम का हमने जिक्र किया, उसी के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने को अगर वो सपोर्ट ना करते तो भी हुकूमत के पास नंबर्स जो थे वो मुकम्मल थे। लेकिन इसी के साथ साथ अब जुडिशल कमीशन के हवाले से जो मुख्तलिफ नाम हैं वो तो आ गए हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक कल तक उसका नोटिफिकेशन जारी होना था। जो अराकीन जिन्होंने शमूलियत की थी और अपनी जमातों की जानिब से उनके नाम दिए गए थे, लेकिन वो फ़ैसला भी अभी तक नहीं हो सका। तो अब जो PTI की स्ट्रेटजी के हवाले से या फिर हुकूमत की 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बातचीत चल रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, तो हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम में आखिर क्या लाना चाह रही है, हम इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने हाल ही में सुना कि 27वीं आइनी तरमीम जो है आज जुमे के रोज़ ऐवान में पेश होगी। आपके बयानात भी आए, तलाल चौधरी साहब ने कुछ और कहा। 27वीं आइनी तरमीम का मामला मौखर हो गया है या अभी भी आप समझते हैं कि नहीं टेबल पर है? गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने कभी भी नहीं कहा था कि 27वीं आइनी तरमीम आज जुमे को पेश होगी। मैंने ये कहा था कि बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है, उसकी मेन जो चीज़ें हैं या उसके खदोखाल हैं। MQM ने जब हमें 26वीं आइनी तरमीम में वोट दिया एज़ हमारे इत्तेहादी, हमने उस टाइम कहा था कि इसको लीगल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स के ही पहराए में रखना चाहिए 26वीं आइनी तरमीम को, और इसी पे फोकस रहना चाहिए। 27वीं आइनी तरमीम हमने उनको ये कहा था कि नेक्स्ट जो आइनी तरमीम होगी उसमें, क्योंकि उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से है, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से 140A आर्टिकल जो है, उस हवाले से वो कहते हैं कि फर्दर स्ट्रेंथन हम करें लोकल बॉडीज़ को, और बिल्कुल अच्छी खुशाइन बात है। इसी हवाले से है। इसी तरह ANP के साथ भी जब बात हुई तो हमने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम में ले जाते हैं, और वो खैबर पख्तूनख्वा से पख्तूनख्वा की उनकी गुजारिश थी। ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी में ये तमाम तरह डिस्कशंस हुई, जो कमेटी तश्कील दी गई थी कंसेंसस को रीच करने के लिए, और उसी में ही ये तमाम बातें हुई। तो इसके अलावा अगर कोई देखेंगे हम सिविल सोसाइटी से या इवन दीगर जमातें अगर वो भी अपनी कोई इनपुट देना चाहें तो ज़रूर हम करेंगे, लेकिन इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है हमें 27वीं तरमीम लाने के लिए, या इतना कोई अर्जेंट नहीं है। हम एक ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। अब हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो फिर भी हमारे पे यही इल्ज़ाम लग रहा है, शायद कोई तनकीद होती है कि शायद कोई बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं। हम एक ओवरऑल ब्रॉडर कंसेंसस, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, ये मैंने कहा कि जब भी 27वीं आइनी तरमीम आएगी वो कंसेंसस के साथ आएगी। और इसमें ये भी आपको बात बता दूँ कि इसमें मिलिट्री कोर्ट्स की कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा, ये जो एक और बात की जा रही है, और मैं इंतहाई बसद एहतराम माज़रत के साथ मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक पार्टी अब ये नैरेटिव बना रही है, एक मखसूस सियासी जमात जिसमें एक ही वो पार्टी है, PTI हो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनको कह लें। सलमान अकरम राजा साहब ने ये एलिगेशन लगाई है हुकूमत के ऊपर कि ये 27वीं आइनी तरमीम ला रहे हैं क्योंकि इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनाने और फिर हमें बंद कमरे में सजाएं देनी और फिर उसके बाद ना कोई उसकी अपील होगी। ये बिल्कुल सरासर गलत बयानी है उनकी तरफ से। अवाम को गुमराह किया जा रहा है और कतन ऐसी कोई बात लेकिन जो 26वीं आइनी तरमीम थी उसको नाम दिया गया जुडिशल पैकेज का एक, तो जी बिल्कुल 27वीं आइनी तरमीम है, इसको हम क्या कहेंगे फिर? देखिए, इसको मैं नाम तो कुछ नहीं कह सकता। इसमें जब कंसेंसस होगा, एक तो लोकल बॉडीज़ के हवाले से है, मैंने आपको बता दिया, दीगर उसमें हम सिविल सोसाइटी भी है, दीगर हमारी इत्तेहादी जमातें भी, अपोजिशन भी। जब ये कमेटी, अब हमने डिसॉल्व तो नहीं की, ठीक है, ये कमेटी खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में काम करेगी एज एंड व्हेन
जब डिस्कशन इसके ऊपर होगी तो हम ये कमेटी की हम ये कह सकते हैं कि जो इत्तेहादी जमातें जिन्होंने आपको वोट दिया 26वीं आईनी तरमीम में, उनके कुछ मुतालबात हैं वो आप शायद 27वीं आईनी तरमीम में उनको एडजस्ट कर लें। बिकॉज हम ये चाहते थे कि सिर्फ लीगल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम को सिर्फ इस पे फोकस रख के जो है तमाम तर चीज़ों पे उसको कवर किया जाए। इसमें जिस तरह आपने कहा जुडिशल पैकेज, तो ये जुडिशल पैकेज के ही हवाले से था, ये कतन किसी और चीज़ के हवाले से नहीं था। लेकिन अब फिर उसमें मौलाना साहब जो हैं उनके जैसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब दोबारा उनसे बात होगी तो क्या वो नुकात जिन पे उनको इतराज़ात थे, एक आपने मिलिट्री कोड का जिक्र किया, बुनियादी हुकूक के हवाले से पहले इशूज़ थे, तो आप अभी समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम, पहले तो ये बताएं कि उसमें कितनी ताख़ीर हो सकती है, मतलब कितने माह लगेंगे? देखें, मैं आपको कोई टाइम लाइन नहीं दे सकता कि कब ये इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, कब नहीं इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है, आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम में भी, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ कहते हुए कि जब से हुकूमत फॉर्मेशन में आई थी, हुकूमत ने मार्च से ये काम शुरू किया था। और लीगल रिफॉर्म्स कमेटी का मैंने पिछली दफ़ा भी शायद ये जिक्र किया कि मैं उसका मेंबर था। उसको हेड जो कर रहे थे और लीड कर रहे थे वो लॉ मिनिस्टर कर रहे थे, इसको चेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे। और उसमें हमें अब देखें मार्च से अक्टूबर तक बड़ा टाइम लगा, और ऑब्वियसली ये ओवरनाइट तो चीज़ें होती नहीं हैं। लोग तो कह रहे हैं बड़ी आपने जल्दी मंजूर करवा दी है। मेरे ख्याल से लोगों को शायद ये था कि उनके इल्म में जब ये बात आई, बिकॉज ऑब्वियसली देखें, हमें जब लोग वोट देते हैं, इस ऐवान में भिजवाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक कॉन्फिडेंस होता है, हम उनके बेहतरी के लिए जो कानून साजी होती है या आइन साजी होती है, ये अवाम के मफाद में होती है। तो अवाम के मफाद में ही हमने की। इसमें अवाम के मफाद में क्या चीज़ नहीं है, मुझे ये बताएं कि क्या अवाम इससे अब अवाम के लिए जो रूल ऑफ लॉ को फर्दर स्ट्रेंथन करना, उनकी फर्दर प्रोटेक्शन, इवन मोर स्ट्रेंथनड जो इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको फर्दर जो है प्रोटेक्शन मिली है, क्योंकि सेपरेट आइनी बेंच बने हैं। और इसी तरह इम्प्रूव्ड एक्सेस टू जस्टिस, जिसमें उनके केसेस की या अपीलों की या रिव्यू की या जो उनकी रिविजन्स हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील स्टेज पे, उनकी वो डिस्पोजल होगा उनकी केसेस का, और क्विकली डिस्पोजल होगा, जो कि ताखीर से 10-10, 15-15 साल जो नहीं सुने जाते उनके केसेस। लेकिन अब उस दिन शादिया मरी साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में थी और उन्होंने बताया कि जो बिलावल साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है वो इस सिलसिले में थी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद शायद जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जो कानून साजी होनी है, उस हवाले से, तो क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद अभी आने वाले दिनों में कुछ अहम बिल्स आने हैं? जी बिल्कुल। आज मैं आपको जिस तरह पहले भी मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं ये कह चुका हूँ कि जब भी कभी आईनी तरमीम आती है तो गुरमानी साहब उसके बाद उसकी सपोर्टिव या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वो होती है। और उसकी वजह यह है कि कानून में जब आइन में एक तो आपने चेंजिंग लेके आए, तो उसके बाद उसके साथ जो फर्दर लेजिस्लेशन है उसके अंदर अमेंडमेंट आनी है या नई लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस होनी है। इसी तरह आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का था, उसमें 184(3) का इख्तियार था कमेटी के पास। अब क्योंकि आईनी बेंचेस बन चुके हैं और ये इख्तियार अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और ये JCP की ही डिसीजन होगी और डिस्कशन होगी, तो ये इस तमाम चीज़ में भी देखना है कि जब वो आईनी बेंचेस बनाएगी तो इख्तियार तो अब उसके पास चला गया, आईनी बेंचेस के पास चला गया, ये तो अब उस कमेटी के पास तो इख्तियार रहा नहीं। तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें उसमें से उस एक्ट में से ओमिट होनी है, और इसी तरह उसमें फर्दर चीज़ें अमेंड होके फर्दर चीज़ें इंक्लूड भी होनी है। तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है? देखें, जो ऑर्डिनेंस था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 का, वो कानून की और आइन की भी एक रिक्वायरमेंट है, उसको ले करना होता है। आज वो सुबह मॉर्निंग में ले हो चुका है सेनेट में, और वो फर्दर अब कमेटी में चला गया है, और उसके बाद नेक्स्ट जो डे है, आई थिंक मंडे, वो ले होगा हाउस में नेशनल असेंबली में, और फिर वो रेलेवेंट कमेटी के पास चले जाएगा और वो फिर। लेकिन जो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद बिल पेश हो रहा है, आज अब्दुल कादिर साहब ने वो बिल पेश किया है। देखें, उनका वो बिल्कुल पेश हुआ, और वो प्राइवेट एक बिल है, और उसमें गालबन 4-2 से वो है वो मंजूर भी हो गया। हालांकि हमारे पे ये अगेन तनकीद की जाती है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, और बस सद एहतराम मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, उस JCP की फॉर्मेशन को एक दफ़ा दोबारा देख लें। उसमें गुरमानी साहब 13 रुकनी वो JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कमेटी है, अब उसमें आप देखें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस तो 4 हैं, 2 अपोजिशन से हैं, 2 हुकूमत से हैं, एक सेनेटर हुकूमत का है, एक MNA हुकूमत का है, एक सेनेटर अपोजिशन का है, एक MNA
ऑपोजिशन का है। 5 जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस साहब, 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस। अब 5 जजेस जब आ गए तो फिर हमारी मर्जी कहाँ पे चलेगी? हम अपनी मर्जी से या किस तरह को बेंच बना सकते हैं, या हम अपनी मर्जी से किस तरह कोई जज को लगा सकते हैं? जजेस की तादाद बढ़नी है क्योंकि अभी इस आईनी तरमीम के बाद इन्हीं जजेस, नंबर ऑफ जजेस के साथ, इन्हीं से मुराद के विद दिस नंबर ऑफ जजेस इट्स नॉट फीजिबल और पॉसिबल टू वर्क। जो आपने एक कॉन्सेप्ट दिया थ्रू 26th अमेंडमेंट कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की फॉर्मेशन करनी है, तो उसमें अगर फिर ये 17 जजों के साथ ही आपने काम करना है और इनको आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में मसरूफ कर देना है, तो फिर आम आदमी को तो नहीं रिलीफ मिला। ठीक है सर, हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रही, और ब्रेक के बाद जो तहफ़्फ़ुज़ात ख़ास तौर पर जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से उठ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बैरिस्टर शकील मलिक साहब। ये जो जजेस की तादाद के हवाले से हमने बात की, हमने देखा कि दानियाल चौधरी साहब एक बिल लाए थे कौमी असम्बली के अंदर, और आज ये सेनेट कमेटी ने एक बिल की मंजूरी दी है जिसमें 25 तादाद जो है वो बताई गई है। तो हुकूमत इस बिल को सपोर्ट करेगी या अपना हुकूमत जो है वो बिल ले आएगी? देखिए, अभी ये कबल अज़ वक्त है और हुकूमत भी ला सकती है, और प्राइवेट मेंबर ने अगर लाया है तो हुकूमत उसको सपोर्ट भी कर सकती है, और हमें कोई रिजर्वेशन नहीं है बिकॉज जजेस की तादाद बढ़नी है। मैंने जब लास्ट टाइम मूव किया गवर्नमेंट के एक मेंबर ने, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर डे पे था और प्राइवेट मेंबर ने मूव किया था, और एज प्राइवेट मेंबर बिकॉज उस टाइम वो कोई ऑफिस होल्डर नहीं थे और उनकी जो है वो पार्लियामानी सेक्रेटरी नहीं थे, तो अब क्योंकि आप पार्लियामानी सेक्रेटरी हों या मिनिस्टर हों तो आप प्राइवेट मेंबर डे पे मूव नहीं कर सकते, हो जाता है जी। अब यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल मूव किया और हमने बिल्कुल उसको देखा है। पहले तो अब वो अपर हाउस में है, सेनेट में है, वहाँ पे कमेटी में था, जैसे ही हमारे पास आते हैं हम उसको देखेंगे। और नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि चलें 25 है, तो हुकूमत क्या चाहती है, कि हुकूमत क्या समझती है कि कितना होना चाहिए वहाँ पर? देखिए, जजेस के हवाले से जो फिगर एक बताया, आइन साजों ने, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने कोई कदगन नहीं लगाई थी किसी नंबर को वहाँ पे डाल के कि आप 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। उन्होंने ओपन छोड़ा, और ये हालात को देखते हुए आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आईने पाकिस्तान के अंदर जजेस का कोई तादाद नहीं लिखी हुई कि इतने जजेस लगाने हैं या इतने जजेस नहीं लगाने, या ये नंबर एक्सीड नहीं करना। अब वहाँ पे मैं समझता हूँ कि अभी क्योंकि 17 है और ये अगर 23 हो जाए तो उसमें हमारी सोच के मुताबिक तो 23 था, लेकिन अगर 25 भी हो जाए तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने तजर्बे और तज्जिए के मुताबिक बता सकें कि 27वीं आईनी तरमीम में कितना टाइम लग सकता है, कोई महीना 2 महीने? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये कोई बात जो है ये नए साल में ही जाएगी, नए साल से पहले नहीं मैं देख रहा, या क्लोजर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी 2 माह रह चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स हैं। आपको पता है वो कॉप भी आ रहा है, इसके अलावा फर्दर इंगेजमेंट्स हैं, कुछ हमारे फॉरेन विजिट्स यहाँ पे डिग्नेटरीज ने आना है पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आपने देखा बड़े सक्सेसफुल 2 विजिट्स हुए सऊदी अरेबिया में और कतर में, और कतर ने तो कह दिया कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार हैं, तो वेरियस फील्ड्स हैं उसमें करेंगे। तो मुमकिन है कि 2025 में हो? जी, मुमकिन है कि ये 2000, लेकिन एटलीस्ट हमने कॉन्वर्सेशन किक स्टार्ट कर दी है ताकि जो भी आए कंसेंसस के साथ आए। ठीक है, लेकिन अब हाल ही में पीटीआई की आपके ऊपर बड़ी तनकीद रही है, मुख्तलिफ केसेस में रही है, लेकिन बुशरा साहिबा की ज़मानत के बाद ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद कोई डील या बातचीत के ज़रिए उनकी रिहाई हुई है। आप मुशीर बराए कानून और इंसाफ हैं, आप बताएं कि कोई बातचीत हुई है, हुकूमत से बात हुई है, क्या हुआ है? देखिए, मैं आपको गुरमानी साहब ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके बाकी तो केसेस एक जगह जिनमें कई केसेस में उनको सज़ा हुई, वो अपनी सज़ा भी काट रही थी और सज़ा सस्पेंड हुई, जो कि कानूनी प्रोसेस है और लीगल प्रोसेस है, और उसमें जो नए केसेस थे, उनका तोशा खाना 2 वाला केस था, उसमें उनकी ज़मानत होगी एंड एज़ पर लॉ हुई। ये CMKP के अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तासुर ज़रूर दिया था कि मैं जहाँ पे गया था मेरी कोई बात हुई और अब अच्छी खबरें आएंगी और 2 हफ्ते बाद, और लग तो यही रहा है कि 2 हफ्ते बाद अच्छी खबरें आई, पर मैं स्ट्रिक्टली अपने आप को कन्फाइन करूँगा आइन और कानून में। और क्योंकि अब उनके ऊपर कोई और उस तरह नया केस तो नहीं है, ये जितने एग्जिस्टिंग केसेस हैं जिनमें सज़ा हुई है उनमें सज़ा फ़िल वक्त सस्पेंड हुई है,
और जहाँ पे उनकी अंडर ट्रायल हैं वो केसेस चल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड वाला चल रहा है, तोशाखाना 2 केस चल रहा है। बेल पे वैसे भी ख़वातीन को थोड़ी सी रिलैक्सेशन और लीनियंसी हमारे माशरे में जो है, बेल नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं बेल के हवाले से जहाँ पे ख़वातीन को जो है थोड़ा सा एक लीनियंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, लेकिन आपको परेशानी तो नहीं है जो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हमारी बात हुई, अच्छी खबरें आएंगी, तो आप? नहीं, देखें, हमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। ये एक वो पार्टी जो इतना प्रचार करती रही और कहती रही कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ रिमूविंग अ प्राइम मिनिस्टर था, और उसमें एक आइनी तरीके से वो रिमूव हुए, और उसमें उन्होंने कहा कि बैरूनी मदाखलत थी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में, और हम कोई ग़ुलाम हैं क्या, और सो ऑन सो फोर्थ। और क्या एक नैरेटिव गढ़ा गया, क्या समा बांधा गया, क्या पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। वो कह रहे हैं और अब वो कहते हैं कि ट्रंप आएगा, और वहाँ से सदाएं आ रही हैं क्योंकि कभी रेजोल्यूशन पास हो जाती है, खतूत लिखे जाते हैं, 62 सेनेट कांग्रेसमैन जो है वो खत लिख देते हैं, कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले लिख देते हैं, कभी यूएन के वर्किंग ग्रुप लिख देता है, और यही एक सिलसिला चला जा रहा है, और ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है। लेकिन इसी खत के मामले पर पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने भी खत लिखा है, तो इस प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा गया, क्या प्राइम मिनिस्टर ये टेकअप करेंगे थ्रू फॉरेन ऑफिस? जी बिल्कुल, हमने 160 अरकान पार्लियामेंट, बोथ सेनेटर्स एंड जो MNAs हैं, हमने इत्तेहादियों समेत हमने ये ख़त लिखा। हमने कहा बहुत हो गया, क्योंकि पिछली दफ़ा जब रेजोल्यूशन 906 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आई थी, उसकी काउंटर रेजोल्यूशन हमने इसी ऐवान में से उसका जवाब दिया था, और उस पर बड़ी अफसोस की बात थी उस टाइम भी, क्योंकि PTI वालों ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया था। हम तमाम पार्टियां एक साइड पे थीं, और तमाम जो है हमने कहा कि हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मदाखलत नहीं करेगा, किसी को इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कोई जो है हम आंच नहीं आने देंगे। और इसी तरह जो है अब एक फरमाइशी ख़त स्याह सबाक से हट के, हक़ाइक़ से हट के, एक इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे के वहाँ पे मेंबरान को लॉबी करके और उनके मेंबरान से ये ख़त लिखवाया गया। तो हमने ये कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर इसको टेकअप करें, उनको कम से कम एक कंप्लीट पिक्चर नज़र आनी चाहिए कि एक्चुअली जो कैरेक्टर हैं जो अभी अडयाला जेल में हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इन तमाम तर चीज़ों में। वो खुद तो LA की अदालत से भागे हुए हैं, लॉस एंजलिस की, और इसी तरह जो उन्होंने यहाँ पे इक़दाम किए मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, और इसी तरह जो अभी रिसेंटली एक बदनामी पाकिस्तान के नाम उन्होंने दोबारा डाली ऑक्सफोर्ड में, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए, वो कंटेस्ट ही नहीं कर सकते थे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं हमने लिखी। हमने बताया कि ये पार्टी जो है आधा सच बताती है और पाकिस्तानी अवाम को फिर गुमराह कर रही है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि खान साहब के जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट को भेजने के हवाले से तासुर दिया गया कि शायद काम जो है वो मुकम्मल हो गया और जल्द भेजा जाएगा। आपके भी कुछ बयान आते, ख्वाजा आसिफ साहब के भी थे। क्या खान साहब का केस अभी भी मिलिट्री कोर्ट भेजने का फैसला हो चुका है, भेजा जाएगा या मौखर हो गया? देखिए, मैं ना तो इसमें कंफर्म कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि कानून में बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त है, जब आपने जब हुआ तनसीबात पे हमला किया, और इवन के आपने अमेरिका में देखें, अमेरिका में जिसने कैपिटल हिल पे जिन लोगों ने किया उन पे भी हुआ, उनका तो कानून बाकायदा इसकी चीज़ की इजाज़त देता है। हमारा अपना कानून इसकी इजाज़त देता है, सिर्फ एक जजमेंट है, मैं उस पर ज़रूर टच अपॉन करूँगा। यहाँ जहाँ पे एक्ट ऑफ टेररिज्म हो और जहाँ पे फ़ौजी तनसीबात या फ़ौज की ही जुरिस्डिक्शन उसमें आती हो या ओवरलैप हो, तो उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर चार्ज ले सकता है और वो अस्यूम कर सकते हैं जुरिस्डिक्शन। गालिबन आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, लेकिन उस जजमेंट के थ्रू, क्योंकि PTI वाले हमारे दोस्त जो हैं वकला हजरात, वो बड़ा कोट करते हैं कि नहीं, क्योंकि अदालत ने जजमेंट दे दी है और इस जजमेंट की वजह से अब नहीं हो सकता और इलीगल है। कतन ऐसा नहीं है। उसकी पॉसिबिलिटी है, और उसमें उन्होंने ये लिखा था उस केस में, उस मुतलका केस में जिसमें ये जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा था जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता तो आम अदालत में पहले चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर आप प्रोसीडिंग्स को टेक ओवर कर लें या मिलिट्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अस्यूम चार्ज फ्रेम होने के बाद हो जाए, तो उसमें कोई ऐसी कतन ठीक है। लेकिन अब जो PTI तनकीद कर रही है वो ये कि शायद खान साहब की जेल में लाइट बंद की गई है, खाना नहीं दिया जा रहा, उनको वॉक करने नहीं दिया जा रहा, एक्सरसाइज करने नहीं दी जा रही। तो कोई रिपोर्ट आपने ली है इंतजामिया से? जी बिल्कुल, जेल रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ उनको ड्यू हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं।
ये कतन सरासर झूठ है, एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो 12 दफ़ा ये एक पार्टी कर रही है। फिर कभी हार्पिक के कतरों की बात होती है, अब कहते हैं कि पता नहीं कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है एंड सो फोर्थ। उनको तमाम तर सहूलियात मैसर हैं जो उनके स्टैचर के मुताबिक क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और उसी हवाले से 5-6 कमरे जो 6-7 कमरे जो उनको दिए गए हैं, वो पूरा कॉरिडोर, और वहीं पे ही उनकी वर्जिश की मशीनें भी हैं, वहीं पे ही उनके घर से बना देसी घी में खाना भी होता है, देसी मुर्गी भी होती है। आपने मेन्यू तो खुद ही देख लिया, जिसमें चिया सीड्स हैं, जिसमें चुकंदर का जूस है, बीट रूट है और दीगर जिस तरह पूरा मेन्यू आप देखें, आप बेशक अपनी स्क्रीन पे चला के देखें तो बाकायदा तरीके से किसी आम कैदी को ये सहूलत मैसर नहीं है। ठीक है। और अब तो मुलाकातों का सिलसिला भी खुल चुका है, तो मेरे ख्याल से कोई गम गुस्सा हुकूमत में नहीं होना चाहिए। चले बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त जो हमने गुफ्तगू की ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के हवाले से और जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, और इसी मामले पर बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लेकिन इस वक्त जो PTI की स्ट्रेटजी के हवाले से या फिर हुकूमत जो 27वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से उन्होंने एक बिल भी मंजूर करवा लिया है सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी से, तो ये कितना आसान होगा हुकूमत के लिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं तरमीम के दौरान जो अख्तर मेंगल साहब की तरफ से या अब जो मौलाना साहब की तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं, हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू जो है वो शुरू हो चुकी है। आपकी नज़र में ये हुकूमत के लिए कितना आसान होगा और कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि रह गई हैं जो हुकूमत अब 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए वो करवाना चाहती है? पहले तो मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम भी बरकरार नहीं रह सकेगी जिस शक्ल में आई है, क्योंकि देखिए ना, हुकूमत ने ये तरमीम बनाई थी इस मकसद से कि हम जो जजेस फैसले करें हमें उसमें कुछ सरप्राइज ना मिले। असल में चाहते तो ये है कि जज फैसला करने से पहले इनको फैसला भेज दिया करे, ये देख लिया करें और फिर जज फैसला इशू किया करे। और चाहते ये है कि जैसे पुलिस है या नैब है या FIA है, जो इदारे मुकम्मल ख़त्म हो गए हैं, इन इदारों की तरह ही जुडिशरी भी, सुप्रीम कोर्ट भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें जुडिशरी से पुशबैक आएगा, पुशबैक आना शुरू भी हो गया हुआ है और ये बढ़ता जाएगा। और 26वीं आईनी तरमीम भी उस तरह से इफेक्टिव नहीं आपको नजर आएगी जिस नीयत से या जिस ख्वाहिश से इसको हुकूमत ने पास किया है। 27वीं आईनी तरमीम में भी मौलाना फजलुर रहमान और मेरे ख्याल में एक बड़ी रुकावट है, और अगर मौलाना फजलुर रहमान और PTI इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट के बाहर एक जो प्रेशर है वो इतना हो जाता है कि 27वीं आईनी तरमीम लाना मुमकिन नहीं होता। वरना जिस तरह से तरमीमें आ रही हैं वो आप देख ही रहे हैं, लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, फिर कईयों को पैसे भी दे दिए जाते हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन फवाद साहब, इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका चलें PTI भी कह रही है, अख्तर मेंगल साहब भी कह रहे हैं, अब मौलाना साहब भी तनकीद कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि अगर वो साथ ना देते तो भी हुकूमत ने अपने बंदे पूरे कर लिए थे। तो जहाँ तक इस आईनी तरमीम को एक गैर जमहूरी कहा जा रहा है या बिल्डोज कहा जा रहा है कि उन्होंने बिल्डोज की है, लेकिन इस सारे अमल का फिर मौलाना साहब भी तो हिस्सा रहे हैं ना फवाद साहब। आप नहीं समझते कि जितना कसूर हुकूमत का है मौलाना साहब से भी PTI का गिला बनता है? मेरा ख्याल है मौलाना ने तो अपनी नियति से इस तरमीम को, जो असल तरमीम थी, जो असल टैक्स था, वो तो बड़ा ही खतरनाक था ना, जिसमें आर्टिकल 8 जो बुनियादी हकूक हैं खत्म हो रहे थे, उसके बाद आपकी मिलिट्री कोर्ट्स बन रही थी, यानी जो भी एक जमहूरियत का बिल्कुल ही कचूमर ही निकाल दिया था ना जो असल टैक्स था उसमें। मौलाना ने बहरहाल कंट्रीब्यूट इस लिहाज से तो किया है कि जो असल टैक्स है वो नहीं आ सका। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना रहे हैं, देखिए कुमारी साहब, असल में तो ये 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान की फेडरेशन को हिला के रख दिया है, और ये जो आप आईनी तरमीम बना रहे हैं और उसमें आप सूबों के कोटे बनाना चाहते हैं जजेस के लिए,
सुप्रीम कोर्ट में, ये तो तबाहकुन है। दुनिया में कहीं पर कोई फेडरेशन आपको मिसाल नहीं मिलती जहां पे जज जो है वो कोटे से आए। और ये मैं समझता हूं कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी क्रिमिनल इंटेंट है, पाकिस्तान की फेडरेशन को तोड़ना चाहते हैं, ये कह के कि कोर्टों के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। आपने आईनी अदालतें जो हाई कोर्ट में बना दी है, यहाँ पर भी देखिए इतने मसाइल पैदा होंगे। सिंध की हाई कोर्ट जो है वो पार्टी के ऊपर और पॉइंट ऑफ व्यू रख रही होगी, पंजाब की और रख रही होगी। आप सीधा सीधा कह दें फिर कि हम एक कन्फेडरेशन है, हम फेडरेशन नहीं है। आप 18वीं तरमीम लेके आते हैं, फिर आप इस तरह की तरमीम लेके आ रहे हैं, फेडरेशन का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन फवाद साहब, इस वक्त जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से हमने बीच में सुना कि खान साहब ने कमेटी तश्कील दे दी, हुकूमत ने भी कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत, वो मुज़ाकरात अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपके सामने सूरत हाल। लेकिन अब जो PTI की स्ट्रेटजी है कि वो बाहर निकलेंगे, धरने देंगे, अब नवंबर में कहा जा रहा है कि स्वाबी में गैदरिंग होंगी, इस फैसले को से आप इत्तफाक करते हैं कि PTI का ये फैसला दुरुस्त है कि अल्टीमेटली सड़कों पर ही निकलना होगा? देखिए, बात यह है गिरवानी साहब के फैसला तो जाहिर है पार्टी ने किया है, लेकिन असल में तो इशू ये है कि देखिए अगर आप एनालिसिस करें तो इतनी दफ़ा ये फैसले करके फिर उसमें चेंजेस और वो करके क्या है कि वो एक जो भ्रम होता है वो मुतासर हुआ है उससे। ठीक है, लेकिन फवाद साहब, इसी के साथ साथ आपने जो भरम की बात की, इसी के दौरान अब एक बातें जो हैं ये भी चलना शुरू हो गई हैं। खोसा साहब उस दिन हमारे साथ थे प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि क़यादत जो है वो बुशरा साहिबा के हवाले की जाए, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब एक बात कर रहे हैं, असद उमर साहब और इसी के साथ साथ असद कैसर साहब और इसी के साथ साथ उमर अयूब साहब और दीगर जो लीडरशिप है, जो अहम रहनुमा है, वो दूसरी बातें कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है। उनका कहना था कि वर्कर्स कन्फ्यूज हैं कि किसकी बात को फॉलो किया जाए। तो आप वाकई समझते हैं कि वाकई कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर और लीडरशिप का फुकदान आप देख रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए ना, एक प्रॉब्लम है क्योंकि सारा काडर जो है उसको खत्म कर दिया गया। PTI के ऊपर जो जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत हुई, उसके नतीजे में मसाइल तो हुए हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये बात ही वाहिद हल है कि जो फैमिली है, बुशरा बीबी जो है, अलीमा खान साहिबा है, ये लोग जो हैं अब इस तहरीक को लीड करेंगे तो वर्कर्स इस तहरीक के साथ जुड़ेगा। इनके अलावा फिलहाल लीडरशिप में नहीं है कोई जान या करंट नहीं है जो कि इन मामलात को आगे लेके जा सके। मेरी नज़र में बिल्कुल ये बात आपकी, मैं खोसा साहब की बात से एग्री करता हूँ। बुशरा बीबी को और लीमा बीबी को, ये जो भी खानदान के लोग हैं, आपस में वो बात कर लें और एक इसको जो है वो लीड करें। और वर्कर अब तभी जो है वो इस तहरीक के साथ जुड़ेगा अगर इमरान खान की फैमिली मेंबर जो है वो इस तहरीक को लीड कर रहे होंगे। और माजी में भी आप देखें, चाहे अगर पार्टीशन से पहले आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू की जो बेगम थी, उनकी जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी वालदा, उन्होंने उनकी रिहाई की तहरीक चलाई जब नेहरू पाबंदे सलासत थे। पाकिस्तान बनने के बाद नुसरत भुट्टो ने भुट्टो शहीद के लिए कैंपेन चलाई। फिर आपके सामने कंसूम बीबी ने चलाई, बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है उन्होंने वो चलाई। तो ये फैमिली हमारे यहाँ ट्रेडिशन की है और डेफिनेटली इमरान खान की भी जो फैमिली है उनको ही ये वजन उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब जो तहरीक चलाने की बात की जा रही है, फवाद चौधरी साहब, माजी में भी आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कॉल दी, वो KP के हाउस से कहाँ गए, राब्ता नहीं हो रहा था, बैरिस्टर सैफ साहब के बयान आता है। फिर हाल ही में जो जना एवेन्यू पर पहुंचे तो खुद PTI ने ऑफिशियली उन्होंने ट्विटर पे, X पे ये पोस्टें की कि CM KP जो है वो मिसिंग है, ये ऑफिशियली कहा गया। तो अब अगर अली अमीन गंडापुर साहब अब दोबारा कॉल दे रहे हैं तो आप समझते हैं कि उस कॉल को संजीदा लेना चाहिए और माजी की तरह अब दोबारा इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे वो? देखिए, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सवाल तो आप अली अमीन साहब से पूछ सकते हैं। बट मेरी नज़र में, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, इफेक्टिव तहरीक अब सिर्फ तभी चल सकती है जब इमरान खान की बेगम उसको लीड करे, बहन उसको लीड करे, फैमिली उसको लीड करे। उसके बगैर एक इफेक्टिव मुहिम जो है वो चलना बड़ा मुश्किल है।
ठीक है, लेकिन सर फिर वो आ जाता है ना फवाद चौधरी साहब के मोरूसी सियासत, तो उससे भी ये लीडरशिप इस वक्त कह रही है कि शायद खान साहब वो नहीं चाह रहे। तो बात ये है कि गुरमान साहब फिर ये है कि पार्टी की तंजीम हो ना, और पार्टी एक पूरी मौजूद हो, तो फिर तो सही है। अब इस वक्त तो इशू ये है कि पार्टी की तंजीम ही नहीं है और पार्टी में कोई लीडरशिप ही नहीं है जो इस तरह की तहरीक को लीड कर सके, चला सके। तो फिर इसकी गैर मौजूदगी में तो कोई और मरोसी सियासत का तो ताल्लुक ही नहीं है। वो कौन सा कोई चीफ मिनिस्टर बनने लगी है या वज़ीर आज़म बनने लगी है कि हम उनके ऊपर ये एतराज करेंगे। तो एक जद्दोजहद है, जद्दोजहद में तो मरूसी जद्दोजहद तो नहीं होती ना। जद्दोजहद में तो जो भी आएगा उसका क्रेडिट है इन हालात में आगे आना, और मेरे ख्याल में वही डिजर्व भी करती हैं और वही चला भी सकती है, कोई और चला ही नहीं सकता था। नहीं चला सकता। लेकिन इस वक्त जो एक स्ट्रेटजी फवाद चौधरी साहब, कांग्रेसमैन जो हैं उनकी तरफ से जो ख़त लिखा गया और इसी के साथ साथ यूके पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से ख़त लिखा गया, अब यहाँ पर पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। आप इससे इत्तफाक करते हैं या आप समझते हैं कि नहीं, ये पीटीआई की बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है? बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। उसकी वजह यह है कि ये ख़त क्यों लिखे जा रहे हैं। ये ख़त ओवरसीज पाकिस्तानियों के दबाव पे लिखे जा रहे हैं, जो कि एक एसेट है पाकिस्तान का। इमरान खान का इस वक्त जो असल आप समझिए जो ताकत है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और उन्होंने जिस तरह से अपने वसाइल को, अपनी सियासी सूझबूझ को तरीके इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए इस्तेमाल किया है, उस पर तो उनको बड़ा सलाम पेश करना चाहिए। और जो भी शख्स दुनिया में पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा होता है, पाकिस्तान के अवाम के सिविल राइट्स के लिए खड़ा होता है, चाहे वो अमरीकी है, चाहे वो बरतानिया का शहरी है, चाहे वो अरब है, पाकिस्तान के अवाम का वो दोस्त है और पाकिस्तान के लोगों को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता करना और ये कहना कि अगर वो सदर मुंतखब हो जाते हैं तो शायद वो खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे, आप इससे इत्तफाक करते हैं कि ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए और वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं? तो देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में फौज एक हकीकत है, उसी तरह से पाकिस्तान की सियासी तारीख में अमेरिका एक हकीकत है, सऊदी अरेबिया एक हकीकत है, चाहे चीन एक हकीकत है, और यूएई तुर्की एक हकीकत है। तो इन सब का एक अपना अपना रोल है पाकिस्तान में। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि अब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और शायद ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि इससे इतना फ़र्क पड़ेगा कि हर चीज़ ही बदल जाएगी। सो ट्रुथ लाइज समवेयर इन बिटवीन। मेरी नज़र में जो ट्रंप साहब है, उनका जो कुछ चीज़ें हैं बड़ी वाज़ेह हैं। वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई इतना पसंद नहीं करते हैं, ही इज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट। उनका जो पूरा डेमिनर जो है, उसकी पूरी जो शख्सियत है उनकी, उसके बाद वो दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना भी पसंद नहीं करते हैं। ही इज़ वेरी बिजनेस फोकस्ड। जंगों के वो खिलाफ हैं जो इमरान खान भी खिलाफ हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमरान खान से जो ट्रंप फैमिली है, उनके ताल्लुकात कोई सुपरफिशियल नहीं है, काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से फ़र्क पड़ भी सकता है। पड़ भी सकता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपको याद होगा, आप खुद सलाखों के पीछे रहे हैं, आप खुद गिरफ्तार हुए। आपके उस वक्त जो रहनुमा, आपके जो करीबी दोस्त थे, वो जब रिहा होते थे उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था। अभी जब बुशरा साहिबा की ज़मानत हुई और वो रिहा हुई, तो अब खुद जो हुकूमती रहनुमा हैं वो ये गुफ्तगू करते हैं, वो ये चेमगोइयाँ पार्लियामान के अंदर भी हमें सुनने को मिल रही हैं कि शायद बुशरा साहिबा जो हैं वो किसी बातचीत के नतीजे में बाहर आई हैं। आप समझते हैं कि वाकई कोई बातचीत हुई होगी, या आप समझते हैं कि नहीं, अभी अदलिया में आप समझते हैं कि नहीं, ये मेरिट पर फैसला हुआ है और पहले जैसी सूरत हाल नहीं है जिससे आप गुजरे हैं? नहीं, सूरत हाल तो तकरीबन पहले जैसी ही है। और मेरे ख्याल में जो बुशरा बीबी की जो जमानत है, उसमें चूंकि पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है, तो हर बंदा जो है वो हर वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ढूंढता है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई एतबार नहीं है किसी इदारे का, किसी का।
उसकी वजह से ये कॉन्स्पिरेसीज जो हैं ये बनती हैं। मेरी अपनी वैसे जाती एनालिसिस, आई कैन बी रॉन्ग, मेरे ख्याल में ये कोई डील नहीं है, एक्चुअली गवर्नमेंट की स्कीम है। और वो ये समझते हैं कि अगर बुशरा बीबी भी बाहर होंगी, इमरान खान की बहनें भी बाहर होंगी, बाकी फैमिली भी बाहर होंगी, तो ये पार्टी के अंदर एक ग्रुप बंदी शायद क्रिएट हो और हुकूमत समझती है कि इससे हमें फायदा होगा। जो उनका एनालिसिस मेरे ख्याल में इसलिए गलत है कि अल्टीमेटली इन सब ने इमरान खान की ही सुननी है, उनके बाहर तो नहीं जा रहा। पर मुझे लगता है कि हुकूमत की डील से ज्यादा स्कीम है कि ये सारे लोग जो है इनको बाहर रखा जाए और देखा जाए क्या होता है। चलें, ठीक है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि मुख्तलिफ जो बिल्स कमेटियों में पेश हो रहे हैं या आईनी तरमीम के हवाले से जो बात हो रही है उस पर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।